And now we would like to welcome Mr. Tony Sai. Welcome to the studio, sir. It's our honor to have you here. साईं जी, क्या पुलिस और डिटेक्टिव्स को भी एस्ट्रोलॉजी की सहायता लेनी चाहिए? बिल्कुल लेते हैं, चोरी छुपे वो भी लेते हैं और जरूर लेते हैं। तमाम हमारे पास केस आते हैं, कोई बच्चा खो जाता है, किसी की गाड़ी खो जाती है, कोई बच्चा खो गया है, ट्रेस करो, पुलिस को कंप्लेंट की, सीबीआई को करा, सब जगह केस फैल जाता है। लेकिन हम सिर्फ ज्योतिष शास्त्र ये सहारा लेते हैं कि ये जो केस है एब्डक्शन का है या बच्चा खुद भागा घर से। तमाम बच्चा कोई परीक्षा में फेल हो जाता है तो भी भाग जाता है या किसी कारण से उसको डिप्रेशन आ गया, एक तो ये होता है। दूसरा होता है किडनैप कर लिया गया, क्या कारण है, जिसमें तमाम उनके घर परिवार पुलिस लग जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र से ये हल निकल जाता है सबसे पहले कि बच्चा जीवित है या नहीं, अगर है तो कब कहां कैसे मिलेगा, ये इससे बहुत बड़ा सहारा मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा मर्डर की भी गुत्थी सुलझाई जा सकती है? बिल्कुल सुलझाई जाती है, तमाम सुलझाई गई हैं। Any examples? एग्जाम्पल्स इसके अंदर है कि अभी 1.5 साल पहले की बात है, एक घर का केस था कि दादी ने अपने पोते को गटर के अंदर डाल दिया और उस बच्चे की उम्र क्या रही होगी, 22 दिन की। सुबह उसने उसको अपने घर के अंदर जो गटर था उसके अंदर डाल दिया, मुंह में कपड़ा डाल के। घर के सब सदस्य गए हुए थे, सिर्फ उसकी मदर जो थी वो बाथरूम गई। इस दरमियान उन्होंने ये काम कर दिया और जब 1-1.5 घंटे बाद खबर फैली, शाम को जो मैं सर्विस दे रहा था सबको, तो पुलिस हमारे पास आई, हमारे ही एरिया के। भाई ये केस था, बच्चा जिसका मर्डर हुआ था, जो एब्डक्ट किया गया था, कि चंदर राहु बड़े नीच थे, कि उसको दाद के परिवार से परेशानी हो सकती थी, उसके पिता के पीछे से। और फिर 4-5 जो चंद सवाल किए उससे वो भूल गई और अगले दिन मॉर्निंग 7 बजे बच्चा अपने घर में से ही गटर में से निकला और उसकी मौत हो चुकी थी। हमने सिर्फ यही अनुमान लगाया कि सुबह 11:15 बजे उन्होंने चीख लगा ली कि बच्चा घर से लापता है, तो कौन सा ग्रह उसको भगा सकता था, या उसको किसी फीमेल ने किडनैप किया है या मेल ने किया है, कितनी एज का हो सकता था वो। तो ये केस जो था, पुलिस ने तो अपनी जगह से कोई कमी छोड़ी नहीं, मदद की, उनका जो ड्यूटी थी उन्होंने पूरा फर्ज निभाया। लेकिन ज्योतिष शास्त्र से ये सहारा हो गया कि इस बच्चे के अगवा होने के अंदर किसी ओल्ड लेडी का हाथ है और वो केस की गुत्थी सुलझ गई थी। और अगर किसी की कुंडली ना मिले तो उसका केस कैसे आप सॉल्व करते हैं? उसका फिर हम थोड़ा सा प्रीवियसली लाइफ ले जाते हैं कि 19 वर्ष में उसके साथ क्या घटना घटी, 24 में कौन सी घटी, 25 में, 28 में, 32 में, उसके प्रीवियस लाइफ से आने वाला उसका फ्यूचर का अनुमान लगा लिया जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली देख के ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में बताते हैं, तो आप बताने से पहले आप कितना रिसर्च करते हैं? मैं इसका रिसर्च करता हूँ, आपको बहुत एक ताज्जुब होगा कि पिछले 15 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ। आज पूरे वर्ल्ड में इंडिविजुअल 4.5-5 लाख से ऊपर मेरे जानकार, जातक कह सकते हैं, या डिवोटीज जो मुझे मिले, और 15-20 कंट्री के अंदर ऑलरेडी मेरा नाम है जो काम कर रहे हैं। गुत्थी किसी तरह से सुलझती है, उसके 2 कारण बन जाते हैं। पहला कारण क्या बनता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, कि कोई भी घटना किसी के साथ घटी है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, बीमारी, नौकरी, बिजनेस, विदेश, वो कैसे हम पता लगाते हैं? कुंडली उनकी नहीं है, उनकी पुराना जन्म जो वो बीत चुके हैं इस दुनिया में आके, उससे कि जो आज का पास्ट है, कल वही ग्रह उसका प्रेजेंट और फ्यूचर बन के बाहर निकलता है। ये हम बिना कुंडली के अनुमान लगा लेते हैं। और आज 15 साल के अंदर जितने मेरे पास केसेस आए हैं, 90% हर वो केस आया कि एक समुद्र में किश्ती वही है कि जिसके अंदर सिर्फ सुराख ही सुराख है और कुछ नहीं है। मतलब हर केस 90% मेरे पास आता है, कोई पहली बारी तो आता नहीं मेरे पास, तमाम जगह से घूम फिर के आता है। वो सिर्फ थ्योरी और कुंडली को जान के आते हैं। जब इतनी समस्या देश में बढ़ती गई, विदेश में बढ़ती गई, तभी मैंने ग्रहों में रिसर्च करी। मुझे मालूम है कि इस किश्ती में हजारों सुराख है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसने डूबना है। लेकिन फिर भी हम रिसर्च करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर नेचर में कोई ग्रह का सवाल है, उसका कोई ना कोई प्रकोप है, तो उसकी कहीं ना कहीं पर दवा भी छिपी हुई है।
तो जिससे फिर हमको भगवान की कृपा से ग्रहों के अंदर सफलता मिल जाती है और हम केस जीत जाते हैं। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि ग्रह कितने होते हैं और कौन कौन से? टोटल ग्रह जो हैं 7 होते हैं, रवि से लेके शनि तक, जिनको हम शुद्ध बोलते हैं, पॉजिटिव, और 2 होते हैं राहु और केतु, जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं। पर अगर वो दोनों नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव को भी सहारा ना मिले। उन 7 का अपना एक एज का योगदान होता है, और वो जो 2 हैं वो बनाने में भी पूरा काम करते हैं बाकी ग्रह को, और बिगाड़ने में पूरा काम करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव से आपका क्या तात्पर्य है? पॉजिटिव ग्रह का होता है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर किसी का मंगल या शुक्र या सूरज या चंद्रमा, कोई भी ग्रह अपनी राशि या अपने घर में नहीं बैठा, तो उस चीज की नाउन को वो बहुत ज्यादा हार्म करते हैं तब तक जब तक वो ग्रह इमेच्योर होता है। और जब वो ग्रह मैच्योर हो जाता है फिर वो फायदा करने लग जाता है। वही जो अशुभ था वो शुभ बन गया, और वही जो मैच्योरिटी में शुभ था वो बाद में अशुभ बन गया। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि उपाय कितने होते हैं और किस किस प्रकार के उपाय होते हैं? उपाय के इतने रूप हैं जिनको हम गिन ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आगे भी आपको बताया कि हम हर सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा तमाम दर्शकों को जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि जो उपाय हैं किस ग्रह के लिए कराए जा रहे हैं। अगर ग्रह को थोड़ी सी उपाय की जरूरत है तो उसको उतना ही उपाय कराया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 5th हाउस में बृहस्पति बैठा है और 11वां घर खाली है, हर माँ बाप आजकल बच्चे की पढ़ाई से बहुत परेशान है। तमाम, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है चाहे किसी प्राइवेट में, वो इतने परेशान है कि उसको पढ़ाई में कैसे सफलता मिले। तो कोई भी जो उपाय कराया जाएगा वो किसी धर्म स्थान से संबंधित होगा। गुरुद्वारा भी हो सकता है, मंदिर भी और मस्जिद भी। उसमें ये होता है कि सरस्वती को बैंक में डाल के आने का, विद्या का जो ग्रह है बृहस्पति, कि वहां पर जाके जो विद्या है इंप्रूव हो जाती है और बच्चे का जो झुकाव होता है पढ़ाई की तरफ चल पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को ट्यूशंस की जगह एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, यही बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का भी या सिर्फ? बिल्कुल 100%। वो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 15 साल से जब एक्टिवली मेरे पास हर बच्चे आते हैं 10th के 12th के, आज मैंने इतना हिसाब लगा लिया कि 10th के बच्चे की सप्लीमेंट्री है मैथ्स में, SST में है, 12th के बच्चे हैं उनकी किस में आएगी। उसके बहुत कारण हैं। स्कूल में वो पूरा टाइम 6 घंटे दे के आ रहा है, घर पर वो ट्यूटर से भी पढ़ रहा है, लेकिन क्या उसको हासिल हो रहा है? डेस्टिनी है। ये नहीं कि हर बच्चे को उपाय की जरूरत है, दवा तो वही खाएगा जिसे कोई दर्द होगा। लेकिन साईं जी, अगर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये पता लग जाए कि फेल होना ही है तो बच्चा पढ़े ही क्यों? एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर पता लग जाए बच्चा फेल होना ही है तो पढ़े क्यों? उसके बड़े कारण होते हैं। आज का वो फेल हुआ, कल को किसी और जगह वो काम आ जाता है। फेल होना पता लग जाता है, लेकिन उसका मनोबल नहीं तोड़ना पड़ता। उस मनोबल को बढ़ाव करने के लिए उनको उपाय कराए जाते हैं कि चलो पूरा फेल नहीं हुआ तो एक में सप्लीमेंट्री आ गई, दोबारा पेपर दे के आगे चढ़ जाएगा। या अगर वो गलती से बिल्कुल ही फेल हो गया तो उसको उपाय करा के इतना मजबूत कर दिया जाता है कि दोबारा वो अपने माँ बाप से एक मौका लेके दोबारा उस क्लास को करना शुरू हो जाता है। और अगर बच्चा फेल हो रहा है तो वो उपाय से पास हो सकता है? बिल्कुल, और तमाम बच्चे पास कराए। आज हजारों बच्चा पास हुआ, थ्रू आउट इंडिया का बच्चा पास हुआ। यानी ग्रह नंबर बदल देते हैं? ग्रह नंबर बदल देते हैं, ग्रह लक को फेवर कर देते हैं। एक बड़ा मजाक का सवाल है, हम तो अमूमन बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर आपके जो एग्जामिनर है घर से खुश मूड में आपका पेपर चेक कर रहे हैं तो बच्चों को पास कर देते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे ने उपाय किया हुआ था, जो बच्चा अपने पेपर में कमजोर था, अपने सब्जेक्ट में कमजोर था, वो कहता कि मैं फेल हो जाऊंगा, उस उपाय से उसको ये सहायता मिली कि जिस वक्त उसका एग्जामिनेशन हॉल के बाद पेपर चेक हो रहा था उसमें उसका लक फेवर कर गया। तो आप ये कहना चाहेंगे कि एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन पे सही मार्क्स दे दिए? नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे से वही पूछा गया उसके लक के मुताबिक जो उसको आता था, जिस कारण वो पास हो गया। तो साईं जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेपर भी लक के हिसाब से बनते हैं? बिल्कुल लक के हिसाब से बनते हैं।
यूं तो तमाम आदमी दौड़ रहा है सफलता के लिए, पर हर आदमी को 1 मिनट में सफलता थोड़ी मिल जाती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्लास के सारे बच्चों का लक एक ही होता है, क्योंकि पेपर तो उनको एक ही आता है। लक हर बच्चे का अलग होता है। बात वही आ गई, जो भी बच्चा एक क्लास में, 12वीं कक्षा के बच्चा है, इकोनॉमिक्स के हैं वो, लेकिन 40 बच्चे होते हैं क्लास में, सबकी डेट ऑफ बर्थ तो अलग अलग होगी ना, लक तो सबका बदल ही गया। पढ़ाने वाले चाहे उनको एक है, बुक्स उनकी चाहे एक है, लेकिन डेस्टिनी स्टार तो सबके अलग अलग है ना, तो लक तो बदलेगा ही। पेपर्स जनरली 3 टीचर्स मिलके बनाते हैं, तो सबके ग्रह एक ही होते हैं? नहीं, सब्जेक्ट तो एक ही होता है ना, थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन उनमें उनकी चेंज हो जाती है। वो भी उनकी चेंज हो रही है उनकी जन्म तिथि के अनुसार से, क्योंकि जितना उनको अनुभव है उस हिसाब से वो पूछे जा रहे हैं। साईं जी, आप इन समस्याओं का उपाय कैसे करते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि अगर बृहस्पति जो सबसे कमजोरी है, जरूरी नहीं वो पढ़ाई में परेशान करे। आज हजारों केस आते हैं कि बच्चा का जन्म हुआ, उसको जॉन्डिस हो गया, इसका मतलब कुंडली के अंदर बृहस्पति नीच घर में बैठा है, क्योंकि बृहस्पति का रंग ही पीला है और उसने बच्चे को पेल करना है, पीलिया बनाना है। ऊंच नीच से ग्रह का क्या तात्पर्य है साईं जी? पीछे में भी मैं आपको बता के हटा था कि जो अपने समय से पहले ग्रह ओवर वैक्यूम में चल रहा है, अभी वो मैच्योर नहीं है, तो वो नेगेटिव है। और जब वो ओवर पावर में आ जाता है, फिर वो बिना परिश्रम के भी इंसान को उसकी जो उम्र आयु चल रही है उसमें सफलता देता है। आपके हिसाब से कौन ज्यादा सुप्रीम है, इंसान के ग्रह या भगवान? ऐसा कि इंसान तो सुप्रीम नहीं है, पहले ग्रह है। अगर आपके ग्रह के अंदर डेस्टिनी ने सफलता लिखी है, तो आप बिना परिश्रम के भी किसी भी पद को हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं लिखी हुई तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप सफल नहीं हो सकते। तो जिसके भाग्य में लिखी है वो तो बस बैठा ही रहे, यानी हालात उसको बना देते हैं उस पर सफलता देने के लिए। साईं जी, जादू टोना क्या है? क्या सिर्फ ये लोगों का अंधविश्वास है? अंधविश्वास नहीं, अगर हम यहाँ पर इसको अंधविश्वास कहते हैं तो अंधविश्वास और ही शब्द खराब हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा खौफ बना दिया गया है। आज से 50 साल पहले जब भी जन्म कुंडली देखी जाती थी तो शनि को नेगेटिव कह दिया जाता था 90%, क्योंकि उस वक्त लोग बाग को शनि के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। आज भी कहा जाता है शनि को? हाँ, लेकिन शनि के बारे में आज भी इतनी जागरूकता नहीं है। बहुत कारण है। शनि का रंग काला है, एक खौफ है, एक अंधेरा है। शनि जो है नीच का कह के उनसे छुटकारा पा लिया जाता है, लेकिन ये गलत है कि आज कुंडली के अंदर भी तमाम जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करता है, जो ये काम कर रहे हैं, लोक सेवा कर रहे हैं, वो कुंडली देख के बोल देते हैं तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अगर राहु की थोड़ी सी नीच दिशा चल रही हो, जादू टोना को बेसिकली कहा जाता है होक्स, एक धोखिया मजाक। जब भी यहां से बॉम्बे कोई फ्लाइट जाना हो, IC-183 कि उसके अंदर बॉम्ब रखा हुआ है, फ्लाइट क्या होता है 2 घंटे डिले हो जाता है। इससे या तो परेशानी नहीं आती, पैसेंजर को थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन एक जो उनकी सुरक्षा में परेशानियां नहीं थी वो तो बच गई ना। लेकिन अगर वो धोखिया मजाक ना किया जाता, वो फ्लाइट चलता जाके क्रैश हो जाता, तो उसका कोई उपाय नहीं था। ठीक इसी प्रकार से जादू टोना कहकर किसी के ऊपर भी कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तमाम गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि जब तक कोई आपके पास कुंडली दिखाने जाता है, आप उसको जो इतनी मुसीबत से आया है गुमराह नहीं करोगे, अंधकार में नहीं डालोगे, आपका जो विश्वास है उसके प्रति कैसे जागेगा। इसलिए अब वो जादू टोने का सहारा लेने लग गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है कि ऑलरेडी हमारे पास जो भी आता है वो उलझनों में उलझा होता है। अगर हम उसको ये गुमराह कर दे, तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और मैं तो यही कहूंगा तमाम इस प्रोग्राम को देखने वालों को कि इसके ऊपर कभी भी विश्वास मत करना, जो आज एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई बन चुकी है। साईं जी, अगर एस्ट्रोलॉजी के द्वारा किसी की जान बचाई जा सकती तो कोई डॉक्टर के पास क्यों जाए? देखो, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। डॉक्टर के पास जाया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंस विजिबिलिटी को देखती है, इनविजिबिलिटी को नहीं। उपायों से यह होता है कि जो दर्द, जो कष्ट किसी रोगी के ऊपर आया हुआ है, डॉक्टर को नहीं समझ आ रहा, उपायों से उस पेशेंट के
ग्रह अच्छे हो जाते हैं, जो डॉक्टर को समझ आ जाता है और जल्दी उसकी रोकथाम हो जाती है। इस इनविजिबिलिटी को आप कैसे देख सकते हैं? इसको वही देख सकता है जो जानता है कि जो चीज नेगेटिव है उसने एक दिन पॉजिटिव होना है, और जो आज पॉजिटिव है उसने नेगेटिव होना है। उसको कैसे देख सकते हैं कि आज किसी का शनि 12वें घर में बैठा है और उसके ऊपर कोई बीमारी आ गई, अकस्मात, और तमाम उसके लिए वो दूर देश विदेश के डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, दवा ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खाना पीना भी उसका फिर छुटता जा रहा है। तो हम उसमें ये देखते हैं कुंडली में कि यहां पर जो शनि आया इसके 12वें घर के अंदर, ये खामो खामी बीमारी के ऊपर पैसा लगाने आया है। कितने भी उपाय कर ले डॉक्टर, वो नहीं ठीक होगा। लेकिन वही अगर हम शनि के उपाय करें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे उसका जब मुंह बनता जाता है तो रोगी जो अपने आप ही ठीक होता चले जाता है। साईं जी, आपने कब से इस इनविजिबिलिटी को देखना शुरू किया, और क्या इसमें मेडिटेशन का भी हाथ है? इंट्यूशन, इमेजिनेशन, मेडिटेशन, ये तीनों कनेक्टेड वर्ड हैं। बहुत कम लोग हैं जो तीनों को इकट्ठा समझ सके हैं। अगर मेडिटेशन को समझ गए हैं तो इमेजिनेशन को नहीं समझे, अगर इमेजिनेशन को समझे तो इंट्यूशन को नहीं। ये तीन ऐसे सवाल हैं जो ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, अमूमन माँ बाप कहते हैं बच्चे का दिमाग बड़ा तेज है, हर चीज में ध्यान लगता है, लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। तो दिमाग तेज मत बोलो, अगर वहां दिमाग तेज है तो उसका पढ़ाई में दिमाग क्यों नहीं तेज चल रहा? सिर्फ वो नेग्लिजेंट हो गया। आप मेडिटेशन करते हुए किसका ध्यान करते हैं? मेडिटेशन करते हुए सब कुछ छोड़ देना पड़ता है अपने आप के, कि मैं हूं ही नहीं, तब मेडिटेशन बनती है। साईं जी, आप मेडिटेशन करते वक्त किसका ध्यान करते हैं, ईश्वर का या किसी वस्तु का? प्रेरणा का। जिस प्रेरणा के सहारे आगे जाना मैं चाहता हूं उसी का मैं ध्यान लगाता हूं। प्रेरणा क्या है? वो बहुत ही रहस्यपूर्ण है कि जो इंसान की एक छवि के अंदर समा जाती है, वो प्रेरणा फिर कहते हैं कि भगवान से भी ऊपर बढ़कर हो जाती है। तो वही मेरी मेडिटेशन बन जाती है। तो आपके हिसाब से मेडिटेशन भगवान से बढ़कर है या फिर भगवान को पाने का रास्ता? मेडिटेशन इंसान उसी दिन भगवान को पा लेता है जिस दिन से वो मेडिटेशन करनी शुरू कर देता है। लेकिन वो इतना सवालों में उलझा हुआ होता है कि मेडिटेशन करते हुए भी उससे खो देता है। तो आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं एक दिन में? 24 घंटे के पूरे टाइम के अंदर 8 घंटे मेडिटेशन हो जाती है। 8 घंटे? कोई भी काम करता है इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जो ग्रह नक्षत्र से है, अंदर उसकी जो प्रेरणा उसके दिलो दिमाग में घुसी होती है, वो एक मेडिटेशन रह जाती है कि वहां से ध्यान एक पल भी नहीं हटता। मेडिटेशन करने से क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले है कि इंसान की मेमोरी बड़ी शार्प हो जाती है। इतिहास शास्त्र के विद्यार्थी के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी बन जाता है। एक एक तिथि डेट याद रखनी। बहुत बड़े बिजनेसमैन के लिए मेमोरी का शार्प होना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी बहुत जरूरी है कि इतना काम, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कब कहां कौन सी घटना घटी, कैसे घटी। मिनिस्टर्स के लिए मेमोरी का शार्प होना बहुत जरूरी है, कब कौन सी सरकार ने क्या किया क्या नहीं। एक क्रिकेटर के लिए मैच का देखना, आज से 2 साल पहले उसने क्या किया क्या नहीं देखा, कितने रन बनाए, कितनी दौड़ लगाई, सब जगह का जवाब देना, ये सब मेडिटेशन है। ये बृहस्पति अगर आपका उच्च हो, चंद्रमा उच्च हो, राहु इन दोनों को किसी भी लेफ्ट या राइट एंगल से देखे, तभी इंसान भी मेडिटेशन कर सकता है। हर इंसान मेडिटेशन भी नहीं कर सकता। साईं जी, आप मेडिटेशन और इतनी सारी विद्या प्राप्त करके संसार को क्या देना चाहते हैं, क्या भविष्य देना चाहते हैं? पूरे संसार को मेडिटेशन, इतनी विद्या पाके सुख देना चाहता हूं। वो इसलिए कि इस आपाधापी की जिंदगी के अंदर हर इंसान अपने से जुड़ा हुआ है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं रह गया। हजारों तरह की फील्ड है इस दुनिया के अंदर, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, सुख दुख, व्यवसाय, यात्रा, तमाम चीजें हैं कि जो इंसान अपने जीवन में आकर जिस चीज को भोगना चाहता है, जिस चीज से जिंदगी बिताना चाहता है, उसमें जहां पर परेशानी है उसको कैसे सफल किया जा सके।
चाहे वो नौकरी है, चाहे वो व्यापार है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है। अभी बहुत बड़ी एक समस्या आई हमारे भारत देश के अंदर कि मार्च के अंदर जो वैट लगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, जो सब देख रहे हैं, लेकिन उससे क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास कोई इंडिविजुअल अकेला आदमी कोई नहीं पहुंचा, ना वो पहुंचे कि हमारे को परेशानी आई। लेकिन जब उस पिछले 3 महीने के अंदर अंदर मेरे पास तमाम दिल्ली क्या, बॉम्बे क्या, कलकत्ता क्या, मद्रास क्या, राजस्थान क्या, वहां से आके सबकी और भीड़ लग गई कि हमारा बिजनेस ठप हो गया, वी आर इन ट्रबल, कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अब उस प्रॉब्लम को वो एक बनी है किसकी? एक सरकार की तरफ से। सरकार का भी नहीं हम यहां पर शब्द बोलना चाहेंगे, देश की तरफ से। लेकिन जिसका अपने अपने पैमाने के हिसाब से बिजनेस था, जो डाउन में आ गया, वो हमसे आए, सहारा दो, कौन सा उपाय है जिससे हमारा बिजनेस ठीक चले। समस्या तो देश में ये बहुत बड़ी सरकार की तरफ से पड़ी, जिसको आप ज्योतिष शास्त्र कहते हो कि ये इनविजिबल है। अब किसी बहुत बड़े मंत्री को नहीं पता कि जो एक आदमी जिसकी 15,000 रुपए की सेल थी महीने की, आज वो 5,000 पे रह गई है। वो उसकी परेशानी सॉल्व करने के लिए वो कहां जा रहा है? हमारे पास आ रहा है। तो हमारा तो यही है कि इसके अंदर और रिसर्च की जाए कि अगर देश के अंदर किसी भी तरह की भयंकर से भयंकर परेशानी शारीरिक, मानसिक या धन की आती है, तो एक एक व्यक्ति को जितना जो आ रहा है कैसे ठीक किया जाए। ये इतनी बढ़ चुकी है कि जिसका फिर सरकार के पास भी कोई इलाज नहीं। हम फिर यही कहते हैं कि तुम्हारे ग्रह यहां पर अनफेवरेबल हैं, इसका तुम उपाय करो, या यहां पर अब लाइन चेंज हो रही है कि एवरी डे इज नॉट संडे। आज तुम्हें ये बिजनेस सब कुछ देता रहा, अब इसमें तुम्हारे लिए खत्म हो गया। बिजनेस नहीं गलत है, तुम्हारे ग्रह में यहां तक योगदान था। और इतनी रिसर्च, मेडिटेशन करने के बाद मैं तो यही चाहूंगा कि पूरे विश्व में जो भी इंसान चल रहा है, किसी भी तरह का दुख ना पाए, क्योंकि हर समस्या का तकरीबन समाधान निकल ही जाता है। साईं जी माफ कीजिएगा, आपसे बात करते करते मन में इतने प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन शायद सितारों ने हमारे प्रोग्राम का समय भी निर्धारित कर रखा है। तो अगली कड़ी में हम कौन से ग्रह के बारे में विस्तार से बात करेंगे? अगली कड़ी में हम सबसे पहले सूरज ग्रह के बारे में बताएंगे कि उसका इंसान के जीवन पर कितना असर पड़ता है। जो कि उसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूं कि सूरज है, जरूरी नहीं है कि सूर्य उदय के टाइम में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तभी सूरज चल रहा है। सूरज अगर सूर्य अस्त हो चुका है तब भी उसने वही डिग्री से चलना है। ये देखना हमने है कि वो किस डिग्री से बैठा था। तो बच्चे के जीवन पर, इस धरती पर जन्म लेने के बाद उसका क्या असर पड़ता है, वो आपको मैं सूर्य ग्रह के द्वारा बताना चाहूंगा। साईं जी, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारी ये शुरुआत आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखकर बताइए। हमारा पता है सितारे आपकी राहें रोशन करें। नमस्कार।